कवर करने वाले हैं सेंट्रल आइडिया थीम ऑफ द पोएम, एमसीक्यू क्वेश्चंस, वर्ड मीनिंग्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। अब इस पोएम में एक स्कूल की बात हुई है जो स्लम में है, ठीक है। तो इस पोएम में उन बच्चों की बात हुई है जो इस स्लम में रहते हैं, इस स्कूल में पढ़ते हैं। उनकी जो दुनिया है एक नॉर्मल लाइफ से बहुत ज़्यादा अलग है। सो द पोएम इज रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। It describes the social inequalities which are prevailing in the society, ठीक है। तो social inequalities की बात इस पोएम में करी गई है। In the poem, he describes the condition of the students of an elementary school which is situated in a slum area. तो एक स्कूल की बात हुई है जो एक स्लम एरिया में है। The poet wants to draw the attention of everyone towards these kids so that their life can be improved and they may get trained to become good citizens rather than criminals. तो हमारे पोएट चाहते हैं कि सभी लोग इन बच्चों पर ध्यान दें ताकि वो भी पढ़ लिख कर एक अच्छे सिटीजन बने। अदरवाइज अगर इनको बेसिक एमिनिटीज़ ही नहीं मिलेंगी तो ये क्रिमिनल बन सकते हैं, ये चीज़ें चुराने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमको इन बच्चों को सारी सुख सुविधाएं देना चाहिए, इनको पढ़ाना लिखाना चाहिए और यही हमारे पोएट चाहते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला स्टैंजा है Far, far from gusty waves, this children faces like rootless weeds, the hair torn round the pallor, the tall girl with a weighed down head. तो यहाँ पे gusty waves का मतलब है breezy winds, pallor का मतलब है पेल या फिर डल होना, ठीक है। तो यहाँ पे फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स का मतलब है एक अच्छी जिंदगी से मीलों दूर इन बच्चों की जिंदगी है, ठीक है। सो हु आर दीज चिल्ड्रन, किन बच्चों की बात हुई है? उन बच्चों की बात हुई है जो एक स्लम में रहते हैं, पुअर चिल्ड्रन हु लिव इन स्लम। व्हाट डज द पोएट मीन बाय गस्टी वेव्स? तो एज सच तो गस्टी वेव्स का मतलब होता है ब्रीजी विंड्स, लेकिन इस पोएम में उसका मतलब है कि एक अच्छी जिंदगी, एक एनर्जेटिक, एक हेल्दी जिंदगी से दूर इन लोगों की एक दुनिया है जो बहुत ही बेकार है। तो यहाँ पे गस्टी वेव्स का मतलब है एनर्जेटिक एंड एक्सुबरेंट। ऑल राइट, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन दीज लाइन्स। तो यहाँ पे बोला है लाइक रूटलेस वीड्स, ये जो बच्चे हैं रूटलेस वीड्स की तरह हैं, जंगली पौधों की तरह हैं। तो यहाँ पे लाइक का यूज हुआ है, तो यहाँ पे सिमिली का यूज हुआ है। द टॉल गर्ल विद अ वेट डाउन हेड मीन्स, एक लड़की है जिसका सर बहुत भारी है, बड़ा सा है, क्योंकि उसमें विटामिन की कमी है। तो शी इज इल एंड एग्जॉस्टेड। What does the poet want to convey by comparing slum children to rootless weeds? तो जिस तरीके से जो जंगली पौधे होते हैं वो अनवांटेड होते हैं, सिमिलरली ये जो बच्चे हैं ये भी अनवांटेड हैं, ठीक है। सो अनवांटेड बाय सोसाइटी। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आइज, द स्टंटेड unlucky hair of twisted bones reciting a father's gnarled disease, his lessons from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. यहाँ पे stunted का मतलब है वो जो बच्चा है not fully grown due to malnutrition, उसको प्रोटीन्स विटामिन्स नहीं मिले हैं, न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिला है, जिसके कारण उसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है। नाल्ड का मतलब है यहाँ पे नॉटेड, रफ, और वीड्स का मतलब है अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो ऑन देयर ओन, जिसको हम जंगली पौधे बोलते हैं। पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग का मतलब है बहुत ही दुबला पतला सा बॉय है, एज थिन एज अ शीट ऑफ पेपर। और हेयर का मतलब है यहाँ पे सक्सेसर, जो उसके फादर का जो अपना बेटा है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे बोला है। हाउ इज द बॉय डिस्क्राइब्ड हियर? तो लड़के को किस तरीके से बताया गया है? थिन एंड आईज पॉप्ड आउट लाइक अ रैट, वो इतना ज्यादा दुबला पतला है, अंडर नरिश्ड है कि उसकी जो आंखें हैं वो चूहे की तरह पॉप्ड आउट है, ठीक है। हु इज अनलकी हेयर, अनलकी बच्चा कौन है? द बॉय हैविंग एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, तो उसके फादर को भी कोई प्रॉब्लम थी, कोई डिसेबिलिटी थी और वो जेनेटिकली अब उसमें भी ट्रांसफर हो गई है। वॉट हैज ही इनहेरिटेड, तो उसने कौन सी बीमारी इनहेरिट करी है? ट्विस्टेड बोन्स की, ठीक है।
हु इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, क्लास के बैक में एक बच्चा बैठा है, हु इज वन यंग बॉय। हाउ इज ही डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्लास, क्योंकि वो अपनी स्टडीज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो स्क्विरल के गेम में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो दोस्तों लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या यूज हुए हैं? सिमिली, चिल्ड्रन आर कंपेयर्ड विद रूटलेस वीट, तो यहाँ पे लाइक का यूज हुआ है, तो सिमिली का यूज हुआ है। मेटाफोर का यूज हुआ है, कंपैरिजन हुआ है, बॉय इज कंपेयर्ड विद पेपर एज ही इज थिन, पेपर सीमिंग बॉय, तो यहाँ पे मेटाफोर का यूज हुआ है। रिपीटिशन, यूज ऑफ फार फार टू स्ट्रेस ऑन द डिस्टेंस, यानी एक अच्छी जिंदगी से मीलों मीलों दूर इन बच्चों की एक दुनिया है, ठीक है, तो यहाँ पे रिपीटिशन यूज हुआ है। ऑन सार क्रेम वॉल्स डोनेशंस, शेक्सपियर्स हेड cloudlets at dawn, civilized dome riding all cities, Belied, flowery Tyrolese valley, open-handed map awarding the world its world। तो यहाँ पे सार का मतलब क्या है? अनप्लीजेंट, हियर रेफर्स टू द कलर ऑफ सार, क्रीम, ऑफ वाइट और क्रीमिश। तो जो वॉल्स हैं क्लासरूम की बहुत क्रीमिश हैं, डल हैं, उसकी जो पपड़ी जैसे हम बोलते हैं वॉल की, वो निकल रही है, जिससे हमको पता चल रहा है कि उस क्लासरूम पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। डोनेशंस का मतलब क्या है? थिंग्स गिवन और रिसीव्ड इन चैरिटी, तो इन बच्चों को बहुत सारे लोग डोनेशन देकर गए हैं। डॉन का मतलब है अर्ली मॉर्निंग या फिर सनराइज, और सिविलाइज्ड डोम का यहाँ पे मतलब है राइजिंग सन एट द होराइजन विच इज इन द शेप ऑफ अ डोम। What are the donations on the wall? वॉल पे क्या क्या डोनेशंस हैं? बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो बच्चों को बहुत सारे लोग देकर गए हैं। Why does the poet use the word सार? सार का मतलब क्या है? अनप्लीजेंट सा, तो जैसा कि हमने डिस्कस करा, वो जो वॉल्स हैं उन पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, टू इंडिकेट वॉल्स कंडीशन विच इज बैड। What do open-handed map symbolize? तो open-handed map symbolize कर रहे हैं map drawn by people in power. Which word in the extract means sophisticated? तो civilized का मतलब होता है sophisticated, तो civilized word match हो रहा है sophisticated से। And yet for these children, these windows, not this map, their world, where all the futures painted with the fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, capes and stars of words। यहाँ पे टायरोलिस वैली एक ब्यूटीफुल आइस फ्री वैली है ऑस्ट्रिया में। सील्ड का मतलब है बंद होना, लॉक होना, शट होना। लेट का मतलब है डार्क फ्यूचर ऑफ किड्स, और केप्स का मतलब है लार्ज पीस ऑफ लैंड दैट स्टिक्स आउट इनटू द सी फ्रॉम द कोस्ट, तो विच इज देयर वर्ल्ड। अब यहाँ पे बच्चों को इस मैप से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनकी जो दुनिया है वहां पर अंधेरा ही अंधेरा है, ठीक है। तो बच्चों का वर्ल्ड कैसा है? डल एंड अनप्लीजेंट क्लासरूम एंड डर्टी स्लम। Why is the future of these children painted with the fog? Because the future is dark and uncertain। जिस तरीके से जब फॉग आसमान में होती है तो आसमान क्लियर नहीं दिखता है, स्काई क्लियर नहीं दिखता है, उसी तरीके से इन जो बच्चों की दुनिया है वो भी फॉग से भरी हुई है, इनका फ्यूचर क्लियरली नहीं दिख रहा है। What does the expression a narrow street signify? Narrow का मतलब है सिकुड़ा होना, छोटा होना। So they live in slum which are situated in a congested area। बहुत ही congested area में, बहुत ही कम एरिया में ये लोग रहते हैं। What is the pun in the word windows as used in the extract? तो यहाँ पे lack of opportunities बोला गया है जब बोला गया है windows, क्योंकि यहाँ पे लाइन क्या यूज हुई है? फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज, नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, क्योंकि इन बच्चों के लिए ये जो मैप है वो उनकी दुनिया नहीं है। इस क्लासरूम की जो विंडो है बस वही उनकी दुनिया है, जहाँ पे उनकी जो दुनिया है फॉग से भरी हुई है, डार्कनेस से भरी हुई है, और उनके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी है। तो लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज हुआ है मेटाफोर। वॉल्स आर डिस्क्राइब टू बी डल एज सार क्रिम वॉल्स, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ द किड्स इज डिस्क्राइब्ड एज लिमिटेड, नैरो स्ट्रीट सील्ड विद अ लीड स्काई। एसोनेंस, एसोनेंस का मतलब क्या है? जब वॉवल का साउंड एक सेंटेंस में बार बार रिपीट होता है। सो रिपीटेशन ऑफ अ वॉवल साउंड ई इन बेलीड, फ्लारी, टायरोलिस वैली।
एल्यूजन का मतलब क्या है? जब हम हिस्ट्री के किसी पर्सन, प्लेस या कैरेक्टर के साथ एक रेफरेंस देते हैं. सो रेफरेंस टू वेल नोन पर्सन और प्लेस. तो यहाँ पे शेक्सपियर्स हेड टाइरोलिस वैली की बात हुई है. रिपीटिशन हुआ है फार फॉरवर्ड का. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love, tempting them to steal, for lives that slide turn in their cramped holes from fog to endless night. अब यहाँ पे wicked का मतलब है evil, tempted का मतलब है persuade करना या किसी चीज को बहुत ही टेम्प्ट करना, चाहना, इच्छा होना. ठीक है. स्लाई का मतलब है shrewdly, trickily, और cramped का मतलब है confined, बहुत ही कम जगह में, छोटी जगह में. ठीक है. So why is the map called a bad example? Because world depicted in it is out of reach for the slum children. अब इन बच्चों को मैप दिखाने से कोई भी फायदा नहीं है, कभी भी वहाँ जा नहीं पाएंगे, नई नई चीज़ों को देख नहीं पाएंगे. उनकी दुनिया तो इस क्लासरूम तक ही सीमित है. उनके लिए ये जो क्लासरूम की विंडो है वही उनका मैप है. ठीक है. वही उनकी दुनिया है. इससे आगे वो कभी जा नहीं पाएंगे. इसीलिए ये जो मैप है उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है. वाई इज शेक्सपियर कॉल्ड विकेड? बिकॉज शेक्सपियर का काम वो कभी नहीं जान पाएंगे कि शेक्सपियर कौन था, उन्होंने क्या किया था. बच्चों के पास इतना एजुकेशन ही नहीं है कि वो कभी जान पाएंगे कि शेक्सपियर कौन था. इसीलिए इट इज मीनिंगलेस फॉर चिल्ड्रन. दैट इज वाई शेक्सपियर इज विकेड. वाई डू फॉग एंड एंडलेस नाइट स्टैंड फॉर? ग्लूमी फ्यूचर एंड अनएंडिंग मिजरी. जिस तरीके से एक फॉग के कारण जो स्काई है वो धुंधला हो जाता है, क्लियर नहीं दिखता है, सिमिलरली इन बच्चों की दुनिया भी फॉग से भरी हुई है. इनका फ्यूचर भी अनसर्टन है, डार्क है. ठीक है. डैश इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स कन्फाइंड. तो क्रैम्प्ड का मतलब होता है कन्फाइंड होना, छोटी जगह में रहना. ठीक है. एक्सप्लेन फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट. तो इन बच्चों की जो दुनिया है, एवरी डे इज सेम फॉर स्लम चिल्ड्रन, देयर फ्यूचर इज डार्क एंड अनसर्टन. इसलिए उनकी जर्नी है फॉग से एंडलेस नाइट तक. सो हाउ डू दे लिव? दे लिव लाइक अ रैट इन क्रैम्प्ड होल्स. जिस तरीके से जो चूहे हैं वो छोटे छोटे गड्ढों में रहते हैं, उसी तरीके से ये जो बच्चे हैं चूहे की तरह क्रैम्प्ड होल्स, बहुत ही कम एरिया में कन्फाइन होकर रहे हैं. आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस क्रैम्प्ड होल्स. तो यहाँ पे मेटाफोर का यूज करा गया है. गिव द एंटोनिम ऑफ द वर्ड टेम्पटिंग. टेम्पटिंग का मतलब होता है इच्छा होना, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिसुएड. टू परसुएड समबडी नॉट टू डू समथिंग. तो हमारे पोएट बोलते हैं कि हमारे जो ये स्लम के बच्चे हैं उनको ये शिप, सन और लव टेम्प्ट कर रहा है चोरी करने के लिए, क्योंकि एज सच तो उनको ये कभी नहीं मिलेगा. ऑल राइट. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. यहाँ पे स्लैग का मतलब है वीक होना और हीप का मतलब होता है कचरे का अंबार. ठीक है. कचरे का ढेर. मेंडेड का मतलब है रिपेयर होना. ब्लॉट का मतलब है टू मार्क विद अ स्पॉट. और डूम का मतलब है डिजास्टर. तो ये जो बच्चे हैं वो एक कचरे के ढेर की तरह है. वो इतने दुबले पतले से हैं, उनकी बॉडी में मांस ही नहीं है, जो उनके बोन्स है वो पीप हो रही है स्किन से. ठीक है. और उनके जो चश्मे हैं वो टूटे हुए हैं, तो अलग ही दिख रहा है कि उनके चश्मे टूटे हुए हैं और उनको जोड़ा गया है. ठीक है. सो व्हाट इमेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पॉवर्टी ऑफ दिस चिल्ड्रन? slag heap and skin showing through bones. ठीक है. What sort of life do these children lead? वो बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं, अनहेल्दी सराउंडिंग है और होपलेसनेस से भरे हुए हैं. आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइन 3. तो यहाँ पे लिखा है लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स. तो यहाँ पे लाइक का यूज हुआ है तो सिमिली का यूज हुआ है. एक्सप्लेन स्लैग हीप. तो जिस तरीके से कचरे का अंबार होता है, सिमिलरली चिल्ड्रन बॉडीज और अनहेल्दी सराउंडिंग की बात करी गई है. ठीक है. ये बच्चे जो हैं बहुत ही वीक हैं और अनवांटेड हैं, अनहेल्दी हैं. ठीक है. व्हाट फ्यूचर अवेट्स दीज चिल्ड्रन? डार्क एंड अनसर्टन. बिकॉज इन बच्चों का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है. व्हाट डज मेंडेड ग्लास मीन्स?
मेंटेड ग्लास का मतलब है कि ये जो ग्लास थे उनके वो ब्रोकन है, ठीक है, उनको जोड़ा गया है तो वो अलग ही दिख रहे हैं, ठीक है। लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज हुआ है, मेटाफोर, कंपैरिजन किया गया है। देयर होम्स आर वेरी स्मॉल लाइक होल्स, ठीक है, क्रैम्पेड होल्स कहा गया है जब, ठीक है। सिमिली का यूज हुआ है लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, और एलिटरेशन का यूज हुआ है यूज ऑफ एफ साउंड फ्रॉम फॉग। तो दोनों ही एफ से शुरू हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट हैं और पास पास रखे गए। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window and these windows the shut upon their lives like catacombs. तो हमारे पोएट बोलते हैं कि जब तक कोई गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर आके मदद नहीं करता है, इन बच्चों की कंडीशन नहीं बदलेगी और हमको असली वाला मैप है, जो रियल मैप है, उसी को इन बच्चों की विंडो बनाना है। What is the theme of the poem? So this poem talks about social injustice and class inequality, कि equality बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। What does the word catacombs imply here? Near death experiences, कब्र। जिस तरीके से कब्र में कोई मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है, उसी तरीके से इन बच्चों की जिंदगी में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है। दोस्तों हमारा लास्ट स्टैंजा है, break, oh break, open till they break the town and show the children to green fields and make their world run ashore on gold sands and let their tongues run naked into books the white and green leaves open. History is theirs whose language is the sun. तो दोस्तों यहाँ पे to whom does they refer to? they यहाँ पर बोला है till they break the town, यहाँ पे इंस्पेक्टर, गवर्नर, विजिटर को बोला है, ठीक है। ब्रेक ऑफ ब्रेक, व्हाट शुड दे ब्रेक? तो इन बच्चों को सारे बैरियर्स को खत्म करना है, इनइक्वालिटी को खत्म करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन हुज लैंग्वेज इज द सन, तो यहाँ पे मेटाफर की बात करी गई है, ठीक है। What is the appeal made by the poet? तो क्या अपील करा है हमारा पोएट? Children should be empowered with education and be given a conducive environment. तो हमारे पोएट चाहते हैं कि इन बच्चों को भी एजुकेशन मिले, अच्छा इन्वायरमेंट मिले, ताकि ये भी एक अच्छे सिटीजन में बदले। तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस दो यूज हुए हैं, मेटाफॉर, बुक्स एंड नेचर आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ वाइट एंड ग्रीन लीव्स, द वाइट ग्रीन लीव्स ओपन। एंड नेक्स्ट इज एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब क्या होता है? जब सेम वर्ड के साथ दो या दो से ज्यादा लाइन शुरू होती है। तो यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड्स इन 2 consecutive लाइन्स, रन अशर एंड रन नेकेड। ऑल राइट, तो इसी के साथ हमारा जो सेशन है वो खत्म हो जाता है।